नमस्कार, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। आज आपका साबका करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न केवल अपने समाज के लिए बल्कि समाज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपने घर के बच्चों को तैयार किया, अब समाज के बच्चों को कहते हैं उद्यमी बनिए, मजबूत बनिए, राष्ट्रधर्मी बनिए, राष्ट्र प्रेमी बनिए। बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने तार छेड़ पाते हैं। बिल्कुल भी समय न लेते हुए आप और उनके बीच हम स्वागत कर रहे हैं राजेश रावत जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार शकुन भाई, बहुत बढ़िया। आप बताएं। बस बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। आपका चमकता चेहरा देखकर हमें और अच्छा लग रहा है। बस आपको देख के चमक बरकरार है। ये प्रेम है भाइयों के बीच का। ये जो बार बार हम लोग शहरी संस्कृति में आ गए हैं तो लोगों को देखते हैं कि लोगों का मिलना जुलना आपस में बहुत कम हो गया है, लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो समाज के किसी न किसी कोने पर, किसी न किसी इवेंट पर आप मिल जाते हैं। कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए, एक नज़रिया है जीवन को देखने का। हर व्यक्ति इस समय व्यस्त है और निस्संदेह इस समय चैलेंजिंग समय है सभी के सामने, जीवन यापन करने का, ग्रोथ करने का, व्यवसाय करने का। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंसान सामाजिक प्राणी है जी, और जितना वो समाज में रहेगा उतना ही वो प्राणी अपने जीवन को बेहतर जी सकता है। ये मेरी मान्यता है। उसमें तो विश्वास नहीं रखते ना आप, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ये नज़रिया है, उसको किस तरह देखें कि जितना मुझे ये मानना है कि जितना हम अपने लोगों के साथ समय बिताएंगे, उनके विचारों से आदान प्रदान करेंगे, उतना इंसान बेहतर जीवन जिएगा। आप सर मिलिट्री में रहे हैं, मैं पूछूंगा कि मिलिट्री में कब ज्वाइन किया था, वहाँ के कुछ अनुभव भी जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बताइए आप कहाँ का नेटिव है आपका, कहाँ शिक्षा वगैरह हुई? जी, मेरा नेटिव ही गांव बहवलपुर है, फरीदाबाद में। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुई और हाई स्कूल मैंने दयालपुर, हमारे सबसे नज़दीक गांव है, बड़ा अच्छा स्कूल है, वहाँ से की। उसके बाद मैंने भारतीय तटरक्षक में मेरा सिलेक्शन हुआ। बाकी की शिक्षा मैंने नौकरी करते करते वहाँ से अर्जित की। अच्छा, मतलब स्टूडेंट लाइफ भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, आप देश की सेवा में चले? हाँ। और कितने वर्ष आप वहाँ सेवा में रहे? मैं 12 साल रहे। कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आपको लगता हो, हम आगे बढ़ें उससे पहले, कि वहाँ सेवा में रहते हुए वहाँ के जीवन में और जो सिविल लाइफ है वहाँ के अंतर के बीच में बता सकते हैं? एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, वो एडवेंचरस लाइफ है। एडवेंचरस लाइफ? तो सिविल में तो एडवेंचर है नहीं, सिंपल है। और डिसिप्लिन भी है? हाँ, एडवेंचर जब आप करते हैं तो वहाँ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही। उसके बिना तो फिर आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। यस, यही दिमाग में चल रहा था मेरे। हाँ, और निसंदेह जहन में राष्ट्र सर्वोपरि होता ही है जब आप एडवेंचर में होते हैं। जब आप वापस आए सामाजिक जीवन में, जनरल लाइफ में वापस आए, तो क्या काम आपने शुरू किया? मैंने एक जॉब की पहले तो, जिस दिन मैं आया नेक्स्ट डे एक कॉर्पोरेट हाउस में एज ए GM HR की अपॉइंटमेंट हुई। 2 वर्ष मैंने किया। अच्छा, मैं टोक रहा हूँ, एक आप क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, बड़ी रिफाइंड इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी अच्छी दमदार इंग्लिश बोलते हैं। इसका कारण मतलब आपको पसंद है या वो जो डिसिप्लिन्ड एडवेंचरस लाइफ का अनुभव है वो काम है? वो सेम एडवेंचरस लाइफ का अनुभव। और इन दिनों आप एक सिक्योरिटी एजेंसी रन करते हैं। जी। तो कितने लोगों को आप रोजगार दे पा रहे हो? 99 में हमने इसकी शुरुआत की। मेरे साथ में जो दूसरे डायरेक्टर हैं, वो भारतीय सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर कुमार दुबे, हमारे शहर के बड़े जाने माने हैं। प्रकाशदीप ट्रस्ट नाम से एक स्कूल चलाते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, शायद 800 बच्चों, 8 से प्लस बच्चों को निःशुल्क पढ़ा।
तो वी स्टार्टेड दिस इन 1999 दोनों ने। और आज मेरा बेटा कुंवर तपन देखता है और एज ए CEO ही इज़ वर्किंग, उसने टेक ओवर कर लिया है। एक जनरेशन के बाद आपको हैंड ओवर करना है। तो 8,000 प्लस लोगों को एक रोजगार चौकस सिक्योरिटी के माध्यम से दिया हुआ है। मैं इसको कह सकता हूँ कि आपने जो रक्षा का जो आपका अनुभव था उसको अब समाज की रक्षा में लगा दिया, और जब व्यापार भी रक्षित हो गया पुत्र को देके आपने, अब फिर से आप समाज की रक्षा में आ गए हैं। आपने अभी आजकल कोई संस्था राम राज्य मिशन, जी, श्री राम राज्य मिशन, मैं इसको 5 वर्ष पहले ये संस्था बनाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह नरोका जी, आप भी परिचित हैं उनसे जी। तो कई बार हम ये डिस्कस करते थे कि भाई ये सामाजिक संस्थाएं हों या धार्मिक संस्थाएं, इनसे हासिल क्या हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, श्रीमद् भगवत कथा आप देखेंगे शहर के हर कोने में 2, 4, 6 होती मिलेंगी। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी शब्द किसी को बुरे लगे तो, लेकिन आप भी गए होंगे, मैं भी जाता हूँ, बिकॉज हम सब धार्मिक हैं और धर्म के प्रति समर्पित हैं। तो बढ़िया सा भजन या कोई गाना होगा और महिलाएं उस पर नृत्य करती हैं, डांस करेंगी, क्योंकि संगीत ऐसी विधा है जो नृत्य में भी प्राण दे। बिल्कुल। और आखिरी वाले दिन अगर हम किसी से पूछें कि भाई आपको क्या मिला, कोई जवाब नहीं देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये एक विचार था, तब लगा कि हमारे पास एक ऐसा उपनिषद है जिसको साइड में रख दिया। एक समय ऐसा था, श्रीमद् भगवत गीता की शपथ कोर्ट में भी दी जाती थी, मैं गीता की कसम खाता हूँ, वहाँ भी साइड में कर दिया और उसको किसी कारणों से साइड में कर दिया। ऐसा उपनिषद जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा, और किस लिए कहा, केवल कर्म के लिए प्रेरित किया कि कर्म कर, फल पे आपकाधिकार नहीं है। तो इतनी महान शिक्षा जो हमारे समाज में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती थी, उस उपनिषद को, उस ग्रंथ को ऐसा कर दिया कि हम इसकी तरफ देखें भी ना। तो हमने विचार किया कि भाई हमारी युवा पीढ़ी कर्मवाद की तरफ कैसे जाए। कभी हम किसी ज्योतिषी पे जाते हैं, भविष्य दिखाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, ये सबकी बात है, मतलब मेरी भी बात है, मतलब मैं इसमें जैसे मैं इसमें टोकूं आपको कि हमारे पास एक ऐसे करेक्टर हैं भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण। भागवत कथा जो है उनके जीवन चरित्र पे प्रकाश डालती है, और भगवत गीता उनकी जो फिलॉसफी है उसको बताती है। आपने क्या किया एक लंबे समय में लोगों ने कि वो फिलॉसफी को तो कर दिया किनारे जी, और चरित्र को उसमें बिगाड़ कर लिख कर प्रचारित किया है। यही कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम जो बात करेंगे खुल के करेंगे। एग्जैक्टली। नहीं, निसंदेह हमें करना भी चाहिए जी। तो हमें लगा कि गीता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कई संस्था लोग और भी कर रहे हैं, हमारी और भी संस्थाएं हैं इस पर काम कर रही हैं, और उनकी सराहना भी करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ लेता है तो पहली बार उसे समझ ही नहीं आता, मैं आपको बताता, जब समझ नहीं आता तो उसको साइड में रख देता। इसके पीछे एक रीजन भी कहा गया है कि गीता में एक मूल बात और है कि जब तक गुरु नहीं होगा तब तक जीवन पार नहीं है। और गीता में भी जब तक अर्जुन ने कृष्ण को गुरु नहीं माना, उन्होंने ज्ञान दिया ही नहीं है, तो वो यही कह रहे हैं कि बिना गुरु के गीता भी नहीं पढ़नी है। अब गुरु के भी दो मायने हो सकते हैं। हम जाएं किसी की कंठी गले में बंधवाएं, एक तो गुरु वो हो गया, लेकिन किसी भी पुत्र के लिए अगर उसका पिता जिंदा है तो सबसे बड़ा गुरु है। बिल्कुल, निसंदेह। तो फिर गुरु तो आपके पास है, तो फिर गीता शुरू क्यों ना, पढ़ना शुरू क्यों ना किया जाए। नहीं, मान लीजिए गीता पर वो पुत्र को प्रकाश डालने में अनभिज्ञ हो पिता, ऐसा भी तो हो सकता है। ये ऐसा ग्रंथ है, मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ
3 बार जो पढ़ेगा उसे पता लगेगा इसका तत्व क्या है। बिल्कुल ठीक है। और जब 5वीं बार पढ़ लेगा तो बिना गुरु के शीशे की तरह सामने आ जाएगा इसमें क्या है। धैर्य और लगन चाहिए। धैर्य और लगन चाहिए। जरूरी नहीं है संस्कृत का ज्ञान हो, हिंदी में भी उपलब्ध है हिंदी व्याख्या पढ़ी। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पहली बार भारतवर्ष में इसी गीता का काव्य रूप हम लेके आ चुके हैं। और कई इनिशियल जो प्रिंटिंग हुई थी और मुझे लगता है कि एक मुलाकात में शायद मैंने आपको वो काव्य रूप गीता दी थी। वो ऐसा समझिए कि जैसे हनुमान चालीसा के दोहे होते हैं उस रूप में उसको लेके आए ताकि एक आम बच्चा हमारा उसे पढ़ सके। तो ये रामराज मिशन का मेन उद्देश्य है। तो अभी कहाँ तक चला है संगठनिक आपकी जो संगठन बनाने की रूपरेखा है वो क्या है और कहाँ कहाँ गठित हो चुके हैं? अभी मैं जैसे कल आया था, मैं पहले पुणे था और उसके बाद महाराष्ट्र में 5 दिवसीय कथा थी। ये 5 दिन होती है क्योंकि 18 अध्याय आपको कंप्लीट करने हैं, तो डिवाइड करके और धीरे धीरे उसमें कहीं संगीत भी लेके आए ताकि पब्लिक बोर भी ना हो। ऐसा भी होता है ना, श्रोता को आपको बांध के भी रखना है। तो महाराष्ट्र विशेषकर खानदेश महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वहाँ ये समझिए कि हमारे पास इस तरह की कथा करने के लिए 3 ट्रेंड टीम है। अच्छा। मुझे इस बार जाने का वहाँ पे मौका मिला, मैं तीनों जगह गया। तो लोग उसको किसी चमत्कार की तरह देखें, ऐसे भी लोग मिले कि साहब एक बार आप ये हमारे यहाँ कर दें तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो हम इंसान है, हम उस पर भी कोई प्रतिरोध नहीं करते। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल मुझे अब मिले और मैं उनसे मिला भी सकता हूँ। एक व्यक्ति बहुत दारू पीता था और उसने जब ये कथा अटेंड की और कल परसों में मिला भी उनसे, परिवार से मिला, मेरे साहब हमारा जीवन बदला। एक ऐसा किसान पट्टे पे जमीन देता रहा और कर्ज में दबता गया। इसी गीता के जो जब उसने आत्मसात किया तो आप मानिए आज वो ट्रैक्टर वैक्टर लेके बहुत बढ़िया कर रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। मैनिफेस्टेशन काम करता है, फिर आपका अपने जागरण जो है अंदर का कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, हाँ, वो काम करती है। मैं शेयर करूंगा आपके साथ फोटो। और तो अब यहाँ एक शक्तिपीठ के रूप में शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में श्री रामराज मिशन बना है। पहला केंद्र वहाँ, पहला केंद्र। और मुझे लगता है जैसे नरूका जी तो खुद भी बड़े हाँ, वो फुल टाइम है, फुल टाइम वक्ता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, उन्हें बहुत गूढ़ ज्ञान है, न केवल गीता का बल्कि और हमारे इतिहास का भी और ग्रंथों का भी। अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन करूं आपको कि नरूका जी खुद राजस्थान से आते हैं, राजस्थान क्षत्रियों की भूमि है, आपके संगठन में बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रिय लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान में पहला केंद्र क्यों नहीं बना? हाँ, ये एक सवाल है। राजस्थान में हमारे शायद 3 हुए हैं। अभी पीछे आपको याद हो तो आपको आमंत्रित किया था, जी जी, रामराज मिशन का अधिवेशन था, वहाँ तैयारी में है। अच्छा, मतलब हमारे 5 शक्ति केंद्र हमें बनाने हैं। राजस्थान भी उनमें से एक है, उत्तर प्रदेश एक है। तो मैं क्या भविष्य में नरूका जी, राजेश रावत जी को विश्वामित्र की या चंद्रगुप्त की, विष्णुगुप्त की भूमिका में देखने जा रहे हैं? नहीं, हम तो उनके पैर की रज हैं। वो तो उनके बराबर ऐसे तुलना सोचना भी हमारे लिए बड़ा निसंदेह कि जो उन्होंने मार्ग दिखाया हम प्रयास करेंगे कि उस पर चलें। नहीं, आप भगीरथ की परंपरा में आते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं कि हो नहीं सकता है। नहीं, भागीरथ हम हमारे पूर्वज हैं जी, वो गंगा को लेके आए जी। विश्वामित्र जी ने भी अपने तौर पे बहुत बड़ा काम किया, समाज में वो प्रेरणा उपदेश दिए कि जिससे आज हम अब तक फॉलो करते हैं। हम ऐतिहासिक पौराणिक लेवल पे देखें तो गंगा से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं, और भगीरथ ने कर दिखा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि प्रेरणा के लिए तो नाम लिया ही जा सकता है।
नहीं, आज भी अगर हम जिस शिक्षा को दे रहे हैं, श्री कृष्ण हमारे बाबा दादा ही हैं जी। हम उन्हीं की प्रेरणा जो है उसको लेके चल रहे हैं, और वो किसी की एक की व्यक्ति की धरोहर नहीं है। तो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चलना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड। आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब ऐसे समय में जब महापुरुषों को लेने के लिए, अपनी बिरादरी का बताने के लिए द्वंद्व चल रहा हो, ऐसे में आप इतने एक हस्ताक्षर हैं समाज के, आप कह रहे हैं कि वो हम सबके साझा हैं, तो मुझे लगता है उस द्वंद्व में कुछ कमी आनी चाहिए, आपकी बातों को बल मिलना चाहिए। आप समाज में देखें, बड़े प्यार से एक दूसरे के शादी संबंधों में जाते हैं, सुख दुख में जाते हैं, वहाँ जाति नहीं होती या ऐसा वैमनस्य नहीं होता। एकाएक अब देखते हैं फला महापुरुष हमारा, फला हमारा क्यों शुरू होता है? इसके पीछे राजनीतिक, वरना प्यार तो वही है। अब देखिए किसी समाज में कोई वैमनस्य नहीं। अगर कटु शब्दावली कहीं से आती है किसी भी दूसरे समाज के लिए, जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि माँ केवल अपनी ही सम्मानित नहीं होती, दूसरे की माँ को भी सम्मान मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। माँ तो सम्मानित है ना जी। बिल्कुल। तो किसी की भी। और ये भी कहा है, वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि शाश्वत अगर कोई संबंध है तो माँ का है, माँ का है, बाकी संबंध बनाए हुए हैं। तो जाति तो माँ है। हाँ। तो मान लो मुझे फक्र है, निसंदेह मैं कहता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे फक्र है, मैं राजपूत, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, लेकिन मैं उतना ही सम्मान, चाहे वो हमारे गुजर भाई हों, जाट भाई हों, दूसरी बिरादरी हो, निसंदेह मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारी सामाजिक ताना बाना है, राजनीतिक लालसा से वो ना बिगड़े। अच्छा, बड़ी आपने बात छेड़ दी राजनीति की। आपने कहा कि हम अपने सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, मिलते हैं, वहाँ कोई वैमनस्य नहीं होता, लेकिन राजनीति के कारण वैमनस्य आता है। मैं मज़े की बात देख रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले शादी के साए ख़त्म हुए हैं, और पिछला 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले नेता भी एक दूसरे को गलबैयाँ मिलकर वो बधाई दे रहे हैं। इन नेताओं में भी कोई आपस में है नहीं, आपस में धंधाबाजी करते हैं, आपस ये व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ। सामाजिक संबंध ये समाज को लड़ा, समाज की डोर है ना जी। हाँ। उससे तो बंधे हुए हैं। हाँ। क्योंकि राजनीति में एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो हमारा सामाजिक जीवन है, वहाँ का ताना बाना, और विशेषकर हरियाणा का, राजस्थान का अगर आप देखें तो बहुत बड़ी मान्यता है, जहाँ पंचायतें फैसला करती हैं, मर्डर तक के फैसले होते हैं। तो कितना बड़ा ताना बाना होगा, तो निसंदेह आप जहाँ जहाँ हम उसका अतिक्रमण करेंगे, मैं ये मानता हूँ, जहाँ हम समाज की भावनाओं का अतिक्रमण करेंगे, वहाँ वैमनस्य पैदा होगा, द्वेष बढ़ेगा। अच्छा, आपका इस मामले में क्या रुख है? मैं आपका पर्सनल रुख जानना चाहता हूँ। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनकी विभिन्न जगहों पे अलग अलग टीकाएं मिलती हैं। ये इस पे कोई काम नहीं कर रहा कि कोई एक किताब, तो जैसे अन्य मजहबों की किताबें हैं वो एक जैसी मिलती हैं सब जगह। हिंदुइज्म के जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें आपको बदलाव मिलेगा, उत्तर में कुछ और, दक्षिण में कुछ और, किसी और राइटर ने कुछ और, उनमें छेड़छाड़ की गई है। इन पे कोई काम नहीं हो सकता था, या ये छेड़छाड़ हुई क्यों है? सुगुन भाई, आप इस तरह देखिए, हमारे जो वेद हैं उनमें कोई बदलाव नहीं, उपनिषद हैं उनमें वो बदलाव नहीं है। उसके बाद पुराणों का समय आता है, वहाँ निसंदेह उनमें कहीं चीज़ों में बदलाव आया। अब टीकाओं को मैं मानता हूँ कि मैंने कोई उपन्यास लिखा, अब उपन्यास को मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ें तो इस्तेमाल करूँगा ना। जैसे सीरियल बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, कथानक तो कई बार फिल्म बनाते हैं फिल्मकार, कोई ना कोई ऐसा उसमें डाल देंगे जिसपे विवाद हो, और विवाद हो तो उनका प्रचार हो। जैसे मैं पद्मावती वाली फिल्म की बात, यही वो टीकाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता की कितनी टीकाएं हैं, मैंने कईयों को पढ़ा भी है। मैंने आपसे एक शब्द इस्तेमाल किया था, ये रंग हरा है, मुझे वो हरा दिख रहा है, आपको भी हरा दिख रहा है। कोई एक जानवर है, उसके रिफ्लेक्सेस इतने हाई हैं, उसको हरे की बजाय कुछ और दिखेगा।
कोई दूसरा जानवर है, सांप है, उसको तो दिखता ही नहीं है, वो तो अपनी सेंस करता है बॉडी। वही वो टीकाएं हैं कि जैसे जिसको जो दिखा उसके विवेक के अनुसार उसने लिख दिया। और संस्कृत का बड़ा अच्छा, ये सारे ही हमारे उपनिषद और जो वेद हैं ये संस्कृत में है, और संस्कृत भी वो जो आदिकाल से सबसे अच्छी भाषा है। अब उसका ज्ञान कितना है साहब, हमारे तो गुरुकुल तो है नहीं, स्कूल में शायद 8वीं तक, पहले मैं संस्कृत पढ़ा हूँ तो 8वीं तक कितना ज्ञान आएगा। इसलिए वो जो मेरी टीका है, अगर मैं कोई कहूँ कि मैं गीता के ऊपर टीका लिखूंगा तो जो मेरी आंखें देख रही हैं मैं उसको लिख दूँगा। अपने अधिकतम ज्ञान, पसंद, वही टीका और मेरी बिलोंगिंग्स का बस उसका बदलाव उसमें, ये उसकी छाया उसमें दिखेगी। हाँ, ठीक है सर। अभी जैसे जो राजनीति चल रही है देश में, अभी सीधा सीधा पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी SIR पे विवाद चल रहा है प्रमुख 2 पार्टियों में, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर पा रहा है, शोर मच रहा है। अच्छा, जिसे साबित करना है वो भी कुछ ज़्यादा साबित करने के मूड में नहीं है। ये किस तरह का पॉलिटिकल समय चल रहा है? देखो, वैसे मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, आप जानते हैं। एक समय था, उसके बाद हमने राजनीति की बजाय समाज को चुन लिया जी। लेकिन जहाँ तक SIR का बात है, मैंने अभी तक जो उसको देखा है, एक हमारी संवैधानिक संस्था है जिसका काम चुनाव कराना और इस तरह की चुनाव जो डाटाबेस तैयार करना कि कौन वोटर होगा कौन नहीं होगा, ये उसका विशेष अधिकार है। उसके पीछे उन्हें कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी होगी, जैसे SIR कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, मैं एग्जाम्पल आपको बैठा बैठा देता हूँ और फिर आप निर्णय करें कि क्यों ना SIR किया जाए। एक व्यक्ति गांव से फरीदाबाद आ गया, उसकी वोट गांव में भी होगी और शहर में भी होगी। अब इसमें दोष क्या है कि गांव में वो वोट नहीं कटी और शहर में भी नहीं, हालांकि वोट एक जगह दे रहा होगा वो। अगर ये SIR उसको ठीक कर देता है तो ऐसे मेरी नज़रों में बहुत है। अब उसको हम ये कहें कि ये गलत वोट है, वो तो गलत है। इसका मतलब SIR इतना ही ज़रूरी है ताकि ये जो इस तरह की त्रुटि है, किसी की डेथ हो गई वो भी चला आ रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करते हैं, चुनाव आयोग के पास अपने एम्प्लॉय तो है नहीं, इतनी बड़ी टीम जो है। हमारे बहुत सम्मानीय टीचर्स हैं जो ज़्यादातर इस काम में समर्पित हैं, और सराहना करनी चाहिए कि हर इस तरह के सामाजिक विषय और इस पर आते हैं वो। तो SIR जरूरी है। मैं सर इंटरव्यू के अंतिम छोर की तरफ चल रहा हूँ। आपके 2 पुत्र हैं जी, और दोनों पुत्र को आपने पढ़ाया लिखाया, काम पर लगाया। मैं भी देखता हूँ बड़े आज्ञाकारी और कह सकते हैं कि उनके इतने शिष्टाचार भी मैंने देखा है। क्या आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे कि माँ बाप बच्चों के प्रति कैसे भाव में रहे, बच्चे माँ बाप के प्रति कैसे भाव में रहे? बड़ा अच्छा और यक्ष प्रश्न है आज के समय में। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जब आपने गुरु और शिष्य की बात की, कि एक पुत्र के पास तो सदैव गुरु बाप के रूप में होता है, और यही ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ भी कह रहे। निसंदेह हमारे शिक्षा के लिए गुरु भी चाहिए और उनका बहुत सम्मान और हर व्यक्ति के जीवन में होता है। तो मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि माँ बाप को भगवान की तरह देख के उनको सेवा करें, यथासंभव सेवा करें, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, क्योंकि उनकी सेवा का फल तुरंत मिलता है। बाकी भगवान की सेवा का हो सकता है अगले जन्म मिले, लेकिन माँ बाप की सेवा का फल जो प्रतिफल है वो इसी जीवन में मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे राजेश रावत जी से, जिनसे हमने विभिन्न विषयों पर बात की, घर परिवार समाज के मुद्दों पर भी बात की। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी राय हमारे बीच में रखी है। आपको कैसी लगी ये बातचीत ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी। सर, आपने हमसे बात की
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपका जीवन सफल हो, स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।